Hello, good evening. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. So, have you done all those questions? No, sir, अभी पूरे नहीं हुए हैं. Pardon? No, sir, अभी पूरे नहीं हुए हैं. अच्छा, पूरे नहीं हुए हैं. चलो, तो उसमें से कुछ बने नहीं बने? सर थोड़े बहुत तो बने, लेकिन अभी वही प्रॉब्लम है कि मुझे अभी सब याद नहीं हुआ है, बट थोड़े बहुत मैंने अभी याद कर लिए, लाइक पीरियोडिक टेबल में. अच्छा, ठीक है. ठीक है. यस और सर. मोल कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस है वो? सर मोल कौन से थोड़ा सा मुझे एक बार और समझना है, वो मुझे अच्छे से नहीं हो रहा था. अच्छा, यस सर. चलिए ठीक है. तो देखिए, जैसा हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में कर रहे थे, देन मोल कॉन्सेप्ट का जो बेस था वो क्या था कि किसी भी चीज़ का आप 1 मोल लीजिए. किसी भी चीज़ का हम 1 मोल लें. यस सर. किसी भी चीज़ का हम 1 मोल लें तो वो 1 मोल एक बार मैं दोबारा से स्टॉप करके शेयर कर लेता हूँ. यस सर. किसी भी चीज़ का अगर हम 1 मोल लें किसी भी चीज़ का अगर हम 1 मोल लें तो 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू 1 मोल is always equal to 6.0 1 mole is always equal to 6.022 into 10 to the power 23 10 to the power part 20. particles. 6.022 into 10 to the power 23 particles. Yes sir. Fine. 6.02 Yes sir. into 10 to the power 23 particles. ये पता नहीं क्या हुआ. किसी भी चीज़ का अगर हम 1 मोल लेंगे तो वो 1 मोल जो है वो बराबर होता है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into into 10 to 10 the the power power 23 6.022 into 10 the power 23 particles. पता नहीं क्या हो रहा है इसमें. शायद 6.022 इन 10 the power 23 पार्टिकल्स. इन पार्टिकल्स का मतलब एटम भी हो सकता है और इन पार्टिकल्स का मतलब मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है. चार्ज कर रहा था मैं साथ में, इसलिए ऐसा हो रहा था. ठीक है. तो जिस चीज का मोल है, अगर वो एक मोल जो है अगर वो एक मोल जो है अगर वो एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का है तो ये 6.022 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अगर ये मोल एक मॉलिक्यूल का है तो ये 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे. और अगर ये मोल एटम का है तो ये 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स होंगे. तो जिस चीज का ये मोल होता है उस चीज से वो पार्टिकल्स होते हैं. दूसरा कि इनका जो वॉल्यूम होता है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 22.4 लीटर और 22,400 मिलीलीटर. और इनका जो मास होता है
वो मास ग्राम में जो भी जिस भी चीज का आपने मोल लिया है, H2SO4 का, CH3COOH का, H2O का, NaCl का, उस हिसाब से यहाँ पर मास सर ये 22.4 लीटर सेम होता है सब में? हमेशा हर एक का सेम रहेगा, इसलिए अपन ने लिख दिया। लेकिन मास तो हर एक का अलग अलग होता है ना, यस सर, यस सर। तो इसलिए वो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ मैंने कुछ स्पेसिफिकली तो लिखा नहीं कि कौन यस सा सर। किस चीज का मोल है, इसलिए यहाँ पर मास भी मैंने स्पेसिफिकली नहीं लिखा। ठीक है, यस। चलिए आगे अपन और चलते हैं। ये तो एक चीज है जो आपकी मोल का बेसिक है। मोल के न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में ये बार बार आएगा, और ये बहुत क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी सारे इजी होते हैं। बाकी और दूसरे जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेटिवली थोड़ा सी मुश्किल होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस रिलेटिवली इजी होते हैं। तो ये आपका पढ़ा था, जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो आरसी मुखर्जी है, आरसी मुखर्जी के जो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन दो यस। पार्ट्स में हैं। उन दो पार्ट्स में से एक पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो इस चीज़ पर बेस्ड हैं, और दूसरे पार्ट से क्वेश्चन हैं जिनमें बहुत वैरायटी है और बहुत मुश्किल है। अगर अपन ये सिंपल क्वेश्चन ही नहीं कर पाए अगर, तो वो तो सवाल ही नहीं उठता उन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि इतना सारा उसमें सब फॉर्मूले और सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी उस तरह के यस। क्वेश्चंस को अपन कर सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ आपको पहले इसीलिए करा दी ताकि आपके ये जो 9th 10th में आपने मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पढ़ा है उसका आपका एक तरह का रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो ये सभी यस। चीज़ें आपने 9th 10th में पढ़ी थी, एक ये हुआ। अब दूसरा जो इस मूल कॉन्सेप्ट का या जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, जो आपका ये चैप्टर है, चैप्टर 1, यस सर। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का जो बहुत सारे पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स में से एक पार्ट ये हुआ, और जो फर्स्ट पार्ट है इसका, वो फर्स्ट पार्ट अब अपन देखते हैं, जिसमें बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री की चीज़ें हैं। जो केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का, उस फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है, स्टार्टिंग है मतलब, तो सबसे पहले उसमें डेफिनेशन ही दिया है कि भाई केमिस्ट्री में आप पढ़ते क्या हो, किसे आप केमिस्ट्री बोलोगे। केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में हम लोग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ते हैं, फिजिकल एंड एंड केमिकल केमिकल। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ते हैं, और उससे साथ साथ एंड केमिकल केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन पढ़ते हैं। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या निकला कि जैसे अब आपकी, जैसे आप जिस चेयर पे बैठे हैं, जिस टेबल पे आप बैठे हैं, वो किन किन मटेरियल्स का, किन किन एलिमेंट्स का बना हुआ है, वो क्या हो गया, केमिकल कंपोजिशन। यानी आपके टेबल, आपकी चेयर, आपका बैग, आपकी बुक्स, आपका खाना, आपका पीना, इन सब की केमिकल कंपोजिशन क्या है, यानी किन किन चीज़ों का बना है। तो वो आपके टेबल की केमिस्ट्री, आपके चेयर की केमिस्ट्री, आपके खाने की केमिस्ट्री, आपके बुक्स की केमिस्ट्री, आपके ड्रेसेस की केमिस्ट्री होगी। केमिस्ट्री मीन्स केमिकल कंपोजिशन, और जो हमारा नेचर है, हमारा बिहेवियर है, वो केमिकल कंपोजिशन पे बहुत डिपेंड करता है। अगर हमारे जिस्म में सोडियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी तो हम बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, हम जल्दी गुस्सा करेंगे। तो ये हमारी केमिस्ट्री हुई कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या है, और जो मैटर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो चीज़ें हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। हम लोग केमिस्ट्री के अंदर क्या चीज़ें पढ़ते हैं, हम लोग केमिस्ट्री के अंदर केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर सॉरी, एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पढ़ते हैं। ठीक है, जो जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, केमिस्ट्री का मीनिंग जो है, केमिस्ट्री का मीनिंग होता है इजिप्शियन आर्ट। केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, इजिप्शियन आर्ट। इजिप्शियन आर्ट। तो इजिप्शियन आर्ट जो है उसको केमिस्ट्री कहा जाता था। इजिप्ट में ही है ना आपके सारे पिरामिड्स, है ना, ममीज जो हैं, यस सर। तो वो सब केमिकल्स लगा करके उनकी बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है, जिससे इनकी बॉडी का यस। डिके ना हो। ठीक है, तो वो केमिस्ट्री ही है जिसकी वजह से वो आज तक प्रिजर्व्ड है वो। ठीक है, तो केमिस्ट्री का मीनिंग है इजिप्शियन आर्ट। केमिस्ट्री मतलब इंग्लिश वर्ड नहीं है, केमिस्ट्री लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इजिप्शियन आर्ट।
और केमिस्ट्री में आप पढ़ते क्या हो, आप फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ते हो एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर पढ़ते हो कि किन चीज़ों का कोई भी मैटर, कोई भी सामान, कोई भी चीज़ बना हुआ है और उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। इन चीज़ों के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब हम केमिस्ट्री को पार्ट्स में बांट सकते हैं। वी कैन क्लासिफाई केमिस्ट्री, वी कैन क्लासिफाई केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री को क्लासिफाई कर सकते हैं, हम केमिस्ट्री को क्लासिफाई कर सकते हैं, हम केमिस्ट्री को क्लासिफाई कर सकते हैं, yes sir. हम केमिस्ट्री को क्लासिफाई कर सकते हैं जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री Yes sir. में, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो हम लोग जो है अभी फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया। और वो जो आपने 11 पॉइंट्स 12 पॉइंट्स पढ़े थे ना, वो 12 पॉइंट्स ऑर्गेनिक, Yes इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री हर जगह थे। थर्ड जो ब्रांच होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री होता है, वो फिजिकल केमिस्ट्री होता है। और जो लास्ट ब्रांच होता है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी जो आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री होता है ना, जिसमें आप टेस्ट करते हैं कि भाई कार्बोनेट है कि yes sir. नहीं, या सल्फेट है कि नहीं, या सोडियम है कि नहीं, इसमें किन किन चीज़ों का बना हुआ है। Analytic. तो वो जो आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री उसे बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, वी स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वी स्टडी अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। बहुत ध्यान से सुनो आप, इंशाल्लाह याद व्याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केमिस्ट्री जहाँ मुश्किल होता है मैं खुद Yes ही sir. बता देता हूँ, आपको होशियार कर दूंगा कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है। अदरवाइज सिर्फ एक Okay बार sir. सुने हम और एक बार सुन करके हमें याद रह सकने वाली चीज़ है ये। तो कोई आपको मुश्किल नहीं जानी चाहिए, बस ध्यान से सुनना है अपन को। तो हमने क्या कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होता है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स एंड उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। आगे चल के अपन देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना ही याद रखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोकार्बन और उन हाइड्रोकार्बन से जो चीज़ें बनती हैं उन सभी के बारे में स्टडी करते हैं। अब जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स, Chemistry of elements. केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और उन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स जो हैं उनके बारे में अपन स्टडी करते हैं, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम छोड़ दें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जो कंपाउंड्स हैं बाकी, और जो एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स है उनको हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स पढ़ते हैं, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़ करके बाकी जितने कंपाउंड्स होते हैं और जो एलिमेंट्स की केमिस्ट्री होती है उसको हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन ऑफ मैटर को पढ़ा जाता है। इज द केमिस्ट्री अबाउट, इट इज द केमिस्ट्री about physical properties, it is a chemistry about physical properties. Physical chemistry is the branch of chemistry in which we study about the physical properties and constitution of matter, and constitution of matter, उसे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अगर आप और दूसरे सुपरफिशियली अगर आप कहें तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप जो है ना कैलकुलेशंस पढ़ते हैं, ठीक है। ये Yes जितने sir. भी Sorry. कैलकुलेशंस पढ़ते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने Okay भी sir. कैलकुलेशंस हैं वो लोग अपन Physical chemistry. फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज Yes. यानी जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी जैसे वेट जो है फिजिकल प्रॉपर्टी है, इमोशंस या Yes. फीलिंग फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी है, क्योंकि उनको नाप नहीं सकते ना अपन, मेजर नहीं कर सकते ना।
तो जिन प्रॉपर्टीज को अपन मेजर कर सकते हैं उन प्रॉपर्टीज को अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। फिजिकल। तो जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड विच कांट बी मेजर्ड, जैसे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, एंगर है, ये सब चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, और मैटर का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। इनके अलावा और फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉस ऑफ केमिकल combinations, loss of chemical combinations, and theories governing reactions, and theories governing reactions, उनके बारे में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, concentration and light etc. तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर क्या है, किसी भी मैटर का, किसी भी मटेरियल का। और इसके अलावा आप क्या पढ़ते हैं? लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड थ्योरीज गवर्निंग रिएक्शंस एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड लाइट एक्सेट्रा। अब जैसे देखिए भाई, एक पौधा है, एक पौधा अगर आप अंधेरे में रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस थोड़ी करेगा, लेकिन अगर रोशनी में रखेंगे आप, यानी लाइट में रखेंगे आप, तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं कि लाइट का क्या असर होता है, प्रेशर का क्या असर होता है, कॉन्सेंट्रेशन का क्या असर होता है, टेम्परेचर का क्या असर होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के ऊपर, वो हम लोग किस में पढ़ते हैं? वो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलें। यस सर। चलिए, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, मेथड्स ऑफ methods of analysis of chemical substances, of chemical substances। कौन सी मेथड पढ़ते हैं आप इसमें? बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब इसकी मीनिंग को आप बहुत ध्यान से समझिए कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव का मतलब क्या है। क्वांटिटेटिव यानी 10 ml है कि 50 ml है, 10 ग्राम है कि 50 ग्राम है, ये क्वांटिटेटिव हो गया ना। आप जो प्रैक्टिकल करते हैं, वाइवा प्रैक्टिकल करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे, तो उसमें आप क्या निकालते हैं? यही चीज निकालते हैं कि कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, 10 ग्राम प्रेजेंट है, 50 ग्राम प्रेजेंट है, और दूसरा क्या कि 10 ml प्रेजेंट है कि 5 ml प्रेजेंट है। इन दोनों में क्या फर्क है, ये भी चीजें आगे अपन देखेंगे चल करके। ये तो क्वांटिटेटिव हो गया। और क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है कि वेदर NaCl जो आपको मिक्सचर दिया गया है, तो उसमें Na प्रेजेंट है कि नहीं, Cl प्रेजेंट है कि नहीं। तो प्रेजेंस ऑफ किसी भी सब्सटेंस को पता करने के लिए वो क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाता है, और उसकी क्वांटिटी कितनी है वो पता करने के लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। तो दो तरह के एनालिसिस, आप जो प्रैक्टिकल है, एनालिटिकल यानी प्रैक्टिकल ना, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप एनालिसिस जो है, एनालिसिस दो तरह से करते हैं आप, कि वेदर दिस कंपाउंड इज प्रेजेंट इन दिस सब्सटेंस और नॉट, एंड अगर प्रेजेंट है तो किस क्वांटिटी में है। तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया, जिसमें क्वांटिटी आप पता करते हैं। अब क्वांटिटी आपका ml भी हो सकता है और ग्राम भी हो सकता है ना। और क्या क्या हो सकता है वो आगे अपन चल के देखेंगे। सर ये लास्ट में आपने क्या लिखा है? मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ केमिकल सब्सटेंस, both qualitative and quantitative, both methods you are talking about, both methods, qualitative method and quantitative method, you are talking about both methods, both method comes under this analytical chemistry। ठीक है, ओके सर। तो ये दोनों ही मेथड का इस एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। तो ये आपको मेनली 4 तरह की केमिस्ट्री का ब्रांच होता है, जो आपको जो रहेगा ना, तो ऐसे सेपरेटली एनालिटिकल केमिस्ट्री नहीं रहेगा, वो आपके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप पढ़ेंगे।
ठीक है, हायर क्लासेस में फिर आप जा करके उसको डिटेल सेपरेटली पढ़ेंगे। 11th-12th में वो सेपरेट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री नहीं है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के अंदर ही आएगा। ठीक है, ओके। तो केमिस्ट्री यस। केमिस्ट्री में आप लोग जो है 4 चीजें ये पढ़ेंगे। तो देखिए बिल्कुल शुरुआत से अपन कर रहे हैं कि केमिस्ट्री होती क्या चीज है, लेकिन आपके दिमाग में मैंने यस। बेसिक आइडिया ये डाल दिया है कि अभी कुछ टाइम के बाद अपन जब 2-3 दिन के बाद ये चैप्टर पढ़ेंगे, आगे जाएंगे, तो उसमें ये चीज अपन को आएगी। तो ये चीज आपकी 9th-10th में आपने पढ़ी हुई थी, तो इसलिए मैंने ये चीज आपको यस। पहले करा दी ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ब्रश अप हो जाए। एंड देन इसमें अपन और जो मूल कॉन्सेप्ट के बारे में और क्या क्या चीजें हैं वो भी अपन देखेंगे, स्टोइकियोमेट्री जिसे अपन बोलते हैं। तो केमिस्ट्री जो है यस। स्टार्ट यहाँ से होता है कि केमिस्ट्री के सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, देन केमिस्ट्री का मीनिंग क्या है, इजिप्शियन आर्ट। केमिस्ट्री को अपन क्लासिफाई करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली क्लासिफाई करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज ऑल्सो देयर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स और उनके कंपाउंड्स के बारे में, उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स पढ़ते हैं और उनके कंपाउंड्स पढ़ते हैं, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी जब अपन थोड़ा और आगे प्रोसीड करेंगे तो उसमें देखेंगे कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और डेफिनेशन, ये तो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, और डेफिनेशंस कैसे आप उसको कर सकते हैं। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। देन फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर पढ़ते हैं, और इसमें जो है हम लॉस ऑफ वेरियस केमिकल कॉम्बिनेशन, वेरियस लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड थ्योरीज पढ़ते हैं, governing reactions and the effect of temperature, pressure, concentration and light पढ़ते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल सब्सटेंसेस के एनालिसिस का पढ़ते हैं, और ये जो एनालिसिस होता है ये क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। क्वांटिटेटिव। ठीक है, इसमें इन सभी चीज़ों यस। को बारे में पढ़ते हैं। अब अपन इन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और इसके अंदर जो है बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं केमिस्ट्री की, उन्हीं के बारे में देखते हैं। अब जैसे आपने अभी एक लेटेस्ट ब्रांच सुनी होगी केमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री। यस। बायोकेमिस्ट्री ये बहुत लेटेस्ट ब्रांच है जिसके बारे में काफ़ी, मतलब जिसका भी काफ़ी डिमांड है। तो ये बायो का मतलब क्या होता है? लाइव। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग सब्सटेंसेस। लिविंग सब्सटेंसेस, तो लिविंग सब्सटेंसेस से रिलेटेड जो केमिस्ट्री है, वो केमिस्ट्री जो है लाइफ या लिविंग सब्सटेंसेस से जो रिलेटेड केमिस्ट्री है, उनकी जो स्टडी है, उसे अपन क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री। तो यू कैन से दैट केमिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, केमिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल। प्रोसेसेस, उसे अपन बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस से रिलेटेड, आपके फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, आपके डाइजेशन से रिलेटेड, आपके रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो केमिस्ट्री होती है, उसे हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। दूसरी जो डेफिनेशन, जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो क्या है? मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल दैट इज फार्मास्यूटिकल, है ना, मेडिसिनल यस। केमिस्ट्री दैट इज फार्मास्यूटिकल। मेडिसिनल केमिस्ट्री तो ऑब्वियसली नाम से ही, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? आपकी केमिस्ट्री से मतलब क्या है? आपकी केमिस्ट्री से मतलब है कि आप किन किन चीज़ों की बनी हुई है, कंपोजिशन एंड आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज यस। है। तो मेडिसिन की जो केमिस्ट्री है, यानी मेडिसिन किन किन चीज़ों की बनी हुई है और उसका क्या असर होता है, क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये सभी चीज़ें जो बीमारियों से रिलेटेड है। ऑब्वियसली दवाई आप किस लिए लेते हैं? बीमारियों से बचने के लिए, बीमारियों को दूर यस। करने के लिए ही लेते हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप मेडिसिन की केमिस्ट्री हम स्टडी करते हैं। मेडिसिन की केमिस्ट्री यानी कि वो केमिकल सब्सटेंसेस जिनको की इस्तेमाल करके हम बीमारियों को रोकते हैं या बीमारियों का इलाज करते हैं, तो उसे हम मेडिसिनल केमिस्ट्री कहते हैं। अब इसके, जैसे मैंने बोला है, आप लिख नहीं पाए अच्छे से, आपको याद नहीं रहा, तो उसके नोट्स में आपको भेज दूंगा, ठीक है? तो उसका ओके। पिक्चर मैं भेज दूंगा, जैसे पहले मैंने शायद भेजा ही है आपको, पेपर एंड मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो वो आप यस। ठीक है। तो देन यस। मेडिसिनल केमिस्ट्री में सर हम, तो मैं नोट्स स्टार्टिंग से बनाना स्टार्ट कर दूं? हाँ आप अपना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर ये भी कर सकते हैं आप कि जो मैंने भी अपने, मेरे जो नोट्स हैं, ये भी मैंने बहुत सारी बुक्स का इस्तेमाल करके, बहुत अच्छे अच्छे रेफरेंसेस को यूज़ करके, और फिर आप, अब यस आप सर। जैसे देखिए, आप केमिस्ट्री का मीनिंग ही, आप एक छोटी सी चीज़ देखिए, आप सब जगह देख लीजिए, कहीं आपको किसी किताब में ये मीनिंग नहीं मिलेगी। तो यस ऐसी सर। छोटी छोटी सी बहुत सारी बातें हैं। तो मैं एक्चुअली में डिक्शनरीज का भी यूज़ करता हूँ, पैनविंस की, एलबीएस डिक्शनरीज जो होती हैं, पैनविंस आप जानते होंगे,
ब्रिटेन का बहुत बड़ा पब्लिकेशन है, तो उनकी मेरे पास यस केमिस्ट्री वगैरह की डिक्शनरी है, बायो की सभी चीज़ों की डिक्शनरी, तो मैं उन डिक्शनरीज को यूज़ करके भी नोट्स बनाता हूँ। तो आप ये चाहें कि मेरे नोट्स जो हैं उन्हीं नोट्स में ही आप और यस चीज़ें सर लिखते चले जाएँ, तो एक, क्योंकि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है ना वो एक ही होना चाहिए। अगर आपकी यस सर किताब अलग रहेगी, मेरे नोट्स अलग रहेंगे, दूसरे आपके पर्सनल नोट्स अलग रहेंगे, 3-3 चीज़ें हो जाएँगी, तो फिर आप 3 चीज़ों को ख़त्म तो कर लेंगे, लेकिन उसको याद नहीं रख सकते, आप उसको रिवाइज़ नहीं कर सकते। रिवीज़न तो एक ही यस जगह आएँगे ना, तो रिवीज़न यस एक ही सोर्स से होना चाहिए। और इस तरह से अपना एक ही चीज़ को अपन बार-बार पढ़ेंगे तो अच्छे से वो हम याद भी रख पाएँगे, नहीं तो एक बार किताब पढ़ेंगे, एक बार नोट्स पढ़ेंगे, एक बार मेरे नोट्स पढ़ेंगे, तो 3 बार तो आपने पढ़ लिया, लेकिन तीनों चीज़ों को एक ही एक बार पढ़ा ना आपने, तो वो आपको याद नहीं रह पाएगा। इसलिए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन केमिस्ट्री, बायो, ये यस दोनों फिज़िक्स, ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें नोट्स के बिना काम नहीं हो पाएगा। नोट्स अगर होंगे तो आपको अच्छे से सब चीज़ें याद, यस तो आप चाहें तो अपना बना सकते हैं, या मेरे ही नोट्स में कुछ और अगर आपको और इससे ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, यस आप सर उसको भी आप लिख सकते हैं। शेयर कर दीजिए। हाँ, ठीक है। तो मेडिसिनल यस केमिस्ट्री हो गया, देन सॉइल एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। तो नाम से ही लग रहा है, नाम से ही लग रहा है सॉइल एंड एग्रीकल्चर, यस सर एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, यानी भाई अब जैसे आपने देखा होगा कि मिट्टी काली होती है, मिट्टी लाल होती है। लाल मिट्टी में जैसे मिर्च का पेड़ अगर आप लगाएंगे, तो लाल मिट्टी उसके लिए सबसे ज़्यादा मुफीद है। हैदराबाद की मिर्ची पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर रहती है, क्योंकि जिस मिट्टी में उस ओके मिर्ची को लगाया जाता है वो मिट्टी लाल होती है, और क्लाइमेटिक कंडीशंस भी रिक्वायर्ड होती हैं हर एक क्रॉप के लिए, यस जो सर उसके लिए सूटेबल होती हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए ज़िम्मेदार होती हैं, या उस प्लांट की प्रॉपर्टीज़ को अच्छा या बुरा बनाती हैं। तो जो तो लाल रेड सॉइल में वो अच्छा ग्रो करती है। अच्छा ग्रो करती है, अच्छी क्वालिटी रहती है, बेस्ट सॉइल माना जाता है, बेस्ट मिर्ची माना जाता है हैदराबाद की मिर्ची को पूरी दुनिया में। ओके सर ठीक है, क्यों लाल मिट्टी यस क्यों क्यों लाल होती है? क्योंकि उसमें आयरन होता है, Fe होता है। एफी ठीक है, काली मिट्टी कुछ अब जैसे सोयाबीन है, या कई बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, वो काली मिट्टी में ग्रो कराई जाती हैं, क्योंकि उस क्रॉप के लिए कार्बन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मिर्ची यस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट कौन-सा है? आयरन है, वैसे ही आयरन सोयाबीन एफी और ऐसे दूसरी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए कार्बन ज़रूरी होता है। कार्बन का मतलब क्या होता है? काला। कार्बन जो उसका एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है? कार्बन का ब्लैक। कार्बन का मीनिंग क्या होता है? ब्लैक। तो जो ब्लैक सॉइल होती है, वो ब्लैक सॉइल क्यों होती है? क्योंकि उसमें कार्बन होता है। रेड सॉइल क्यों होती है? क्योंकि उसमें एफी आयरन होता है। होता है, Fe होता है। पीली मिट्टी क्यों होती है उसकी वजह मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उस बारे में बोल नहीं रहा। लेकिन ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि लाल मिट्टी में आयरन होता है और काली मिट्टी में यस कार्बन सर होता है, ऐसे ही पीली मिट्टी में भी कोई सा केमिकल, कोई सा एलिमेंट होता होगा जिसकी वजह से वो येलो कलर जिसकी वजह से यस है। तो कई मिट्टियाँ काली होती हैं, कई लाल होती हैं, कई पीली होती हैं। तो क्रॉप को उसके अकॉर्डेंस में ही ग्रो कराया जाता है कि किस क्रॉप को किस एलिमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे तो ग्रो तो यस अपन ऐसे तो अपने यहाँ, मतलब आप अपने गमले में काली मिट्टी होगी तो भी मिर्च का पेड़ लगा देंगे तो वो तो लगेगा। लेकिन वो जो मिर्च रहेगी उस मिर्च में इतना तीखापन या मिर्च नहीं रहेगा, या आयरन कम रहेगा ना, तो उसमें अब उससे क्या बोलना चाहिए, मिर्च में क्या चीज़ होता है, तीखापन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो जो है वो नहीं रहेगा। यस सर ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। और तो सॉइल एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री होती है। आपके पापा शायद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है ना? यस सर हाँ, तो अब वो सब क्या चीज़ें उनके डिपार्टमेंट में होता होगा? यही सब चीज़ें कि भई कौन-सी फसल, कौन-सा मिट्टी, कौन-सा क्या चीज़ें अपन दें, किस प्लांट के लिए कौन-सी दवाई दें, किस बीमारी के लिए, या कोई एलिमेंट्स कम है, कोई से उसमें डेफिशिएंसी है, तो उस डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए अपन क्या चीज़ें दें? कौन-सा ऐसा सीड्स है जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज़्यादा होता हो, है ना? जो हाइब्रिड्स हैं। तो ये सब चीज़ें ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं, और सॉइल से। जियो केमिस्ट्री, अब नेक्स्ट जो है वो क्या है? जियो केमिस्ट्री। जीओ केमिस्ट्री जियो मतलब ज़मीन से रिलेटेड होता है ना? जियोग्राफी यस से सर रिलेटेड होता है। ज्योग्राफी So it includes a study of natural substances like ores and minerals,
coal, petroleum, Yes. etc. That comes under geochemistry. So in geochemistry, we study about the natural substances like ores, minerals, coal, petroleum, etc. That comes under geochemistry. देन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम लोग क्या चीजें पढ़ते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री Industrial chemistry. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल केमिकल्स ऑन अ लार्ज स्केल एट रिलेटिवली लो कॉस्ट. तो लो कॉस्ट पे किस तरह से हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में किसी भी केमिकल सब्सटेंस को, किसी भी मटेरियल को, केमिकल्स को बना सकते हैं, वो हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. इंडस्ट्री तो इकोनॉमी से रिलेटेड है ना. इकोनॉमी का मतलब कम Yes, खर्चा sir. है ना, कम खर्चा. तो कैसे, कौन सी टेक्निक Low है cost. कि हम लार्ज क्वांटिटी में किसी भी केमिकल को, किसी भी सब्सटेंस को इकोनॉमिकली बना सकते हैं, दैट फॉल्स अंडर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. It deals with the study of chemical processes for the production of useful chemicals on a large scale at relatively low cost. अब इसमें Can एक you repeat this? हाँ, कि it deals with the study of industrial chemistry deals with the study of chemical processes for the production of useful chemicals on a large scale at relatively low cost. Okay, sir. Fine. And then जो next है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है. न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मीनिंग क्या निकला कि देखिए, ये आपने पहली क्लास में किया था कि ये आपका एटम है. Yes, sir. और ये उस एटम के अंदर न्यूक्लियस है. तो न्यूक्लियस के बारे में जो स्टडी किया जाता है, उस केमिस्ट्री को हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री Nuclear कहते हैं. chemistry. तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ये मोस्ट रिसेंट ब्रांच है, यानी लेटेस्ट जो ब्रांचेस हैं उनमें से रिसेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है. इसमें हम लोग न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के बारे में, या उसमें क्या रिएक्शंस होती हैं, उनमें क्या चेंजेस होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं. तो recent branch of chemistry is nuclear chemistry, and in this branch we study about the nuclear reactions taking place inside the nucleus. Reactions taking place inside the nucleus यानी nuclear reactions वो पढ़ते हैं आप. आपकी दो तरह की Okay. रिएक्शंस होती हैं, एक तो न्यूक्लियर रिएक्शंस और दूसरी केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस में आप इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो चेंजेस होते हैं ना, यानी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जो चेंजेस होते हैं, उसके बारे में आप केमिकल रिएक्शंस में पढ़ते हैं. और न्यूक्लियर रिएक्शंस में आप किसके बारे में पढ़ते हैं? न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं. तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में न्यूक्लियस के बारे में स्टडी किया जाता है, एंड केमिकल रिएक्शंस में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में यानी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी किया जाता है. ठीक है, दो हिस्से हैं आपके एटम के, एक न्यूक्लियस है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है. ये न्यूक्लियस सेंट्रल हो गया और ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट हो गया. तो न्यूक्लियस के बारे में न्यूक्लियर रिएक्शंस में स्टडी किया जाता है. तो फिर केमिकल रिएक्शंस में किसके बारे में स्टडी किया जाता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट यानी इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में केमिकल रिएक्शंस में स्टडी करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के अलावा बाकी सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. ठीक है. Yes. आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा सन के न्यूक्लियस में होने वाली रिएक्शन, एटम बॉम्ब, ये सभी न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर आता है. एटम बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ये सभी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आता है. देन इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की, जो केमिस्ट्री की नेक्स्ट ब्रांच है वो क्या है? स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री. स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री. स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री जो है, इस स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री में हम बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ते हैं जो किसी भी केमिकल सब्सटेंस की स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है. ठीक है. तो किसी भी केमिकल सब्सटेंस, केमिस्ट्री यानी केमिकल सब्सटेंस, तो किसी भी केमिकल सब्सटेंस जो है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में आप स्टडी करते हैं. उसकी स्ट्रक्चर कैसी है उसके बारे में आप स्टडी करते हैं, उसे आप स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री बोलते हैं. 12th क्लास में आप इसमें पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में इसके बारे में थोड़ा, और भी उसके अलावा भी है, लेकिन मेनली जो है स्ट्रक्चर के बारे में अपने 11th 12th में उसी चैप्टर में है. ठीक है. तो
केमिस्ट्री यानी केमिकल सब्सटेंस, उस केमिकल सब्सटेंस की स्ट्रक्चर के यस बारे में आप पढ़ते हैं, उसे आप स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री बोलते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री में आपको ये सारी टर्म से आप फैमिलियर हो पाए इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ। यस ये भी सब आपके पार्ट रहेगा केमिस्ट्री में, अलग अलग जगह पे यूज होगा। पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री यानी केमिकल सब्सटेंस, उस केमिकल सब्सटेंस अगर एक मॉलिक्यूल से बना है, जैसे देखिए C2H4 एक मॉलिक्यूल से बना है तो मोनोमर, और अगर C2H4 बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना है, n मॉलिक्यूल से बना है, तो ये पॉलीमर। तो पॉलीमर और ये मोनोमर। मोनो मीन्स वन एंड मर मीन्स फॉर्म, तो ये पॉली मतलब मैनी फॉर्म। तो एक ही चीज जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो आपके मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स नहीं थे आपके 9th-10th की मैथ्स में। यस सर। अगर सिर्फ x है तो वो मोनोमियल है, अगर वो x और y है और एक बाइनोमियल है, यस सर। और अगर 2 से ज्यादा है, 3 है, 4 है, तो 10 है, तो वो पॉलिनोमियल हो गए। तो पॉली मीन्स मैनी, यस पॉली मीन्स मैनी, है ना। मैनी। तो मर मीन्स यस फॉर्म, सर। मर मीन्स फॉर्म, मर मीन्स फॉर्म, मर मीन्स फॉर्म। फॉर्म, FORM, मैनी, मैनी फॉर्म्स, मल्टीप्लाई। ठीक है। तो पॉलीमर यस केमिस्ट्री में जो है हम लोग करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में स्टडी, और उन केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में स्टडी करते हैं जिनका की मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होता है, वेरी हाई, वेरी हाई वेरी मॉलिक्यूलर मास। तो बहुत हाई मॉलिक्यूलर मास वाले जो कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री के बारे में स्टडी किया जाता है पॉलीमर केमिस्ट्री में। जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, है ना। यस सर। कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसैकेराइड्स एंड मोनोसैकेराइड्स। यस आपके आपके प्रोटीन्स हैं, आपके प्रोटीन्स क्या हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड से बने हैं। तो ये सब यस पॉलीमर, सर। ये सब पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर आएंगे भाई। अब एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल थोड़ी होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत बहुत सारे। सारे अमाइनो एसिड्स मिल करके प्रोटीन बनाते हैं। तो ये सब आपके प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब के बारे में जो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं, इन सब के बारे में जो स्टडी किया जाता है वो किसके अंदर आता है, पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर आता है। यस सर। अब आपके जिस्म के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, या जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये नेचुरल हैं, है ना। यस सर। और आपके चप्पल हैं, जूते हैं, कपड़े हैं, ये सब क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। यस सर। कॉटन जो आप कपड़ा पहनते हैं वो नेचुरल फाइबर है, लेकिन और जो आप सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं वो तो सब सिंथेटिक है ना, तो वो भी यस पॉलीमर में आते हैं। तो पॉलीमर्स दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल होता है एक पॉलीमर, और एक होता है आर्टिफिशियल पॉलीमर। एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल। नेचुरल यानी ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सब नेचुरल हो गए। और जो सिंथेटिक हैं, सिंथेटिक में आपकी ड्रेसेस में आ जाएगा रेयन, टेरिलीन, पॉलिएस्टर, है ना, प्लास्टिक। ठीक है। प्लास्टिक जो है वो आपका सिंथेटिक आर्टिफिशियल पॉलीमर है, और जो यस कार्बोहाइड्रेट हैं, जो प्रोटीन्स हैं जो हमारे जिस्म के अंदर हैं, वो नेचुरल पॉलीमर्स हैं। ठीक है। यस सर। तो ये पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर हम लोग ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारी, अब जैसे अगर सपोज करिए आप बायो लेंगी, तो बायो में आप पढ़ेंगी लिम्नो केमिस्ट्री, लिम्नो केमिस्ट्री। लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी यानी स्टडी ऑफ वाटर। तो वाटर में कौन कौन से प्लांट्स हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं, ये आप पढ़ते हैं। तो लिम्नो केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री ऑफ वाटर, केमिस्ट्री ऑफ वाटर। बायो में क्या होगा, लिम्नोलॉजी होगी। बायो में क्या होगा, लिम्नोलॉजी होगी। और केमिस्ट्री में क्या होगा, लिम्नो केमिस्ट्री होगी। लिम्नो केमिस्ट्री। यानी वाटर से रिलेटेड जो है। ठीक है। अच्छा, आप यस सर। एक और ब्रांच देखिए, फाइटो केमिस्ट्री। फाइटो केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री ऑफ प्लांट्स, फाइटो यानी प्लांट्स, फाइटो यानी प्लांट्स, केमिस्ट्री ऑफ प्लांट्स। केमिस्ट्री। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये सब जैसे आपको फाइटो या लिम्नो, इन सब वर्ड्स के मीनिंग पता है,
तो बहुत आराम से आप लिख सकते हैं फिर लिम्नोकेमिस्ट्री या फाइटोकेमिस्ट्री या कुछ ऐसी ही दूसरी किसी चीज के बारे में। एक और छोटा सा पॉइंट है कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ये सब छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जो है वो लेवॉइजर को कहते हैं। लेवॉइजर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। ये फ्रेंच थे, ये फ्रेंच थे। लेवॉइजर जो हैं वो फ्रेंच थे, उनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, उन्होंने क्या कहा लेवॉइजर ने? उन्होंने क्या कहा? ही स्टेटेड, भाई आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि वो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री है? तो ही स्टेटेड दैट ऑक्सीजन इज मस्ट फॉर कंबशन। ऑक्सीजन इज मस्ट फॉर कंबशन, यानी बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज आग नहीं पकड़ सकती। ऑक्सीजन इज मस्ट फॉर कंबशन। देन दूसरा उन्होंने क्या कहा? वाटर इज मेड ऑफ H2 and O2। वाटर इज मेड ऑफ H2 and O2। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बनता है। थ्योरी ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। थ्योरी ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी, इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, यानी किसी भी चीज को पैदा या खत्म नहीं किया जा सकता। कोई भी मैटर ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं और कोई भी मैटर आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैटर को उसके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। थ्योरी ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर एंड सिस्टम ऑफ केमिकल नॉमेनक्लेचर। सिस्टम ऑफ केमिकल नॉमेनक्लेचर। इस बेसिस से पे आप बोलते हैं कि जो लेवॉइजियर हैं वो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री हैं। इन चीज़ों के बिना पे आप कहते हैं कि जो लेवॉइजर हैं, लेवॉइजियर हैं, वो लेवॉइजर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ऑक्सीजन के बिना कंबशन पॉसिबल नहीं है। वाटर जो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ होता है, और जो इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर है उसकी थ्योरी उन्होंने दिया। एंड देन उन्होंने केमिकल नॉमेनक्लेचर का जो सिस्टम है वो दिया। तो इन चीज़ों के बिना पे आप उसे फादर ऑफ मॉडर्न कहते हैं। देन मदर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? मदर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से कौन मशहूर है? मदर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो मारी अन्ने पियरेट पॉल्स, जो लेवॉइजियर की वाइफ थी, वो वाइफ ऑफ लेवॉइजियर, वो मदर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से मशहूर थी। मारी एन्ने पियरेट पॉल्स। ये मैरी एन्ने पियरेट पॉल्स जो हैं ये वाइफ ऑफ लेवॉइजियर थी और ये मदर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से मशहूर हैं। तो हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, 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 एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, चलिए, बीच में पता नहीं शायद नेट चला गया था। तो अब इससे अलावा और भी जो है मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स किसने दिया था? मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स।
मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट जो है, देखिए हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, हम चाहें तो ये सब चीज़ें छोड़ भी सकते हैं, लेकिन पता नहीं आप यस सर। किताबों में मिले ना मिले, और मतलब हमारा बेस किसी को पता तो है नहीं कल वो एग्जाम में क्या पूछेंगे, है ना। तो हमको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। हम लोग बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहे हैं कि हम कुछ भी आपके यस भरोसे सर। बोल रहे हैं कि चलिए ये तो आप कर ही लेंगी, ये स्टूडेंट कर ही लेगा, हम उस बिना पे नहीं कर रहे हैं। हम पूरा शुरुआत से लेके आखिर तक जीरो टू इन्फिनिटी हर चीज़ कवर करेंगे। तो मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स जो है वो किसने दिया, वो बर्जीलियस ने दिया। तो किसने दिया, बर्जीलियस ने मॉडर्न सिंबल बर्जीलियस। ऑफ एलिमेंट्स दिया था। ठीक है, यस सर, बर्जीलियस। बर्जीलियस ने जो है मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स दिया था। पहले तो कुछ दूसरे सिंबल्स होते थे, फिर सिंबल्स उन्होंने चेंज किया, और वो किसने दिया, वो बर्जीलियस ने दिया जो मॉडर्न सिंबल्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब छोटी छोटी सी चीज़ें और भी हैं। वेट आप किसे बोलते हैं, भाई आप बोलते हैं कि आपका वेट यहाँ पर 60 kg है, और मून पे आपका वेट कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा, क्योंकि मून पे यस सर। जो जी है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो अर्थ पे जितना होता है उसका 1/6 हो जाता है। तो मून पे जो मास है ना हर चीज का, वो 1/6 हो जाता है, जितना अर्थ पे होता है उससे 1/6 हो जाता है। यानी यहाँ पर अगर यस। आपका मास 60 kg है, तो मून पे अगर आप जाएंगे तो आपका वजन 10 किलो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है ना, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये यहाँ पर 9.8 है, और मून पे कितना हो जाता है, 9.8 डिवाइडेड बाई 6। तो आपका वेट जो है, मास जो है ना, वो भी वेट जो है ना, वो भी 1/6 हो जाता है। वेट अलग अलग जगह पर अलग होता है, लेकिन मास कांस्टेंट होता है। यस सर। आपका मास यहाँ भी 60 kg है और मून पे भी 60 kg रहेगा, लेकिन 60 वेट आपका kg। यहाँ 60 kg रहेगा, और मून पे जाके आपका वेट 10 kg हो जाएगा। तो मास जो है वो कांस्टेंट होता है, और वेट जो है यस सर। वेरिएबल होता है। ये तो फिजिक्स की बात हुई। केमिस्ट्री में तो वेट और मास दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है। यस सर। देन आपने 6th 7th में एक डेफिनेशन पढ़ा होगा कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज, यस, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। दैट इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर यानी किसी भी चीज का जो मास होता है, और वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जो वॉल्यूम होता है, वो मैटर कहलाता है। देन एलिमेंट सी, मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या है। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सिंपल इंडिविजुअल, सिंपल इंडिविजुअल, सिंपल इंडिविजुअल। हेलो सूरज, आज क्लास 7:30 था बेटा, मैंने मैसेज किया था, शायद तुमने देखा नहीं। सिंपल इंडिविजुअल हैविंग डेफिनेट एटॉमिक नंबर, हैविंग डेफिनेट एटॉमिक नंबर। तो सिंपल इंडिविजुअल जो होते हैं जिनका कि डेफिनेट एटॉमिक नंबर होता है, उन्हें अपन एलिमेंट्स बोलते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट, हैज डेफिनेट पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, हैज डेफिनेट पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, हैज डेफिनेट पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, हैज डेफिनेट पोजीशन सर इन। एक बार फर्स्ट वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए। भाई एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, सोडियम का कितना यस है, सर। 11 है, यही चीज लिखी है आपने, सिंपल इंडिविजुअल हैविंग ओके। डेफिनेट एटॉमिक नंबर। डेफिनेट हाइड्रोजन एक नंबर। एलिमेंट ओके। हो गया, सोडियम एक एलिमेंट हो गया। अच्छा, इनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में डेफिनेट होती है। ठीक है। यस सर। कांट बी डिकम्पोज्ड, अभी थोड़ी देर पहली बात हुई थी ना कि इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी, कांट बी, यस सर। कांट बी डिकम्पोज्ड, कांट बी decomposed, can't be decomposed in a chemical change, can't be decomposed in a chemical change, है ना। केमिकल चेंज में कभी भी इनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, कभी भी इनको जनरेट नहीं किया जा सकता, ये कहने का मतलब है। ठीक है, ये बहुत ही रेयर पॉइंट्स हैं। हाँ, ये सब इतने मतलब बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन मिलना मुश्किल है, और कितनी आसान जबान में है। और इसको डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट से, डिनोटेड बाई अल्फ़ाबेट्स, डिनोटेड बाई अल्फ़ाबेट्स।
ये अल्फाबेट्स ही तो हैं आपके, HNA, है ना, ये सब अल्फाबेट्स हैं। तो फिर कंपाउंड्स तो किससे डिनोट करते हैं, while compounds are denoted by word, that is combination of elements, जैसे देखिए भाई Na2CO3, अब ये क्या है, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, तो ये जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड्स कहलाते हैं। व्हाइल कंपाउंड इज डिनोटेड बाय वर्ड दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, हेलो, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स से कंपाउंड्स बनते हैं, तो उनको एक वर्ड से शो किया जाता है। वर्ड ऑब्वियसली किससे बनते हैं, अल्फ़ाबेट से बनते हैं, लेटर्स से बनते हैं। तो H प्लस O मिलके क्या बनाएगा, H2O, Na+C+O मिलकर के क्या बनाएगा, Na2CO3। तो कंपाउंड्स जो हैं वो एलिमेंट्स से मिलने से बनते हैं। और भी अभी अपन कंपाउंड्स की डेफिनेशंस देखेंगे आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे अपन। देन इससे बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर ये दो चीज़ें होती हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर ये दो चीज़ें होती हैं जो किसी भी कंपाउंड के temperature and pressure, these are the two conditions which are responsible for the state of any substance. state of any substance के लिए temperature and pressure जिम्मेदार होते हैं। अब जैसे बर्फ है, बर्फ जो है सॉलिड हो गया, और बर्फ जो है वो वाटर भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और वो बर्फ जो है वो स्टीम भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। यानी तो वाटर जो है H2O जो है वो सॉलिड रहेगा या लिक्विड रहेगा या गैस रहेगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ये हमारी कौन सी क्लास का पॉइंट है, 7th क्लास की साइंस का पॉइंट है जो कि IIT तक में आया हुआ है। Temperature and pressure, these are the two conditions which determines the physical state of any substance. ओके ठीक है, अच्छा अब देखिए एक ग्रुप है, उस ग्रुप में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं या उस ग्रुप में लड़के ही लड़के हैं, तो वो जो ग्रुप रहेगा वो प्योर ग्रुप कहलाएगा, यानी जिसमें सिर्फ एक ही तरह की चीजें हों। अगर दूध में आप दूध मिलाएं तो वो प्योर है, लेकिन दूध में अगर आप पानी मिला दें तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। तो प्योर से मतलब क्या है, एलिमेंट से मतलब क्या है, प्योर सब्सटेंस मतलब एलिमेंट। प्योर सब्सटेंस या एलिमेंट से मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही तरह की चीजें हो जिसमें दो तरह की चीजें ना हो, सेम काइंड यानी सेम प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन हो, सेम सेम प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन हो, सेम प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन प्योर बोलते हैं। ठीक है, यस सर तो प्योर से मतलब सिर्फ एक ही तरह की चीज़ों के मिलके बनना जो होता है उससे होता है। तो जो मैटर है वो मैटर को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन तो फिजिकल क्लासिफिकेशन से मतलब क्या है, सॉलिड, लिक्विड और ये जो गैस है ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आपने किया है। अब जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन जो है वो एक तो होता है मिक्सचर और दूसरा होता है प्योर सब्सटेंसेस।
प्योर सब्सटेंसेस यानी जो सिर्फ एक ही तरह की चीज का बना है, और जो एक से ज्यादा तरह की चीज का बना हुआ होता है वो मिक्सचर कहलाता है ना, वो मिक्सचर कहलाता है। अब यस सर। मिक्सचर को अपन प्योर सब्सटेंस में बदल सकते हैं, कैसे? फिजिकल या मैकेनिकल मेथड से, फिजिकल और मैकेनिकल मेथड से। अब जैसे देखिए गेहूं है, गेहूं में मिट्टी पत्थर भी होते हैं ना, गेहूं है, गेहूं जो आता है तो उस गेहूं में मिट्टी पत्थर भी होते हैं ना, उस मिट्टी पत्थर को कचरे को यस सर। प्योर सब्सटेंस में बदलते हैं ना। तो ये जो मेथड है आपने हाथ से बीन के या छन्ने से छान के सब किया, तो ये सब जो है फिजिकल या मैकेनिकल मेथड्स हैं। तो मिक्सचर को प्योर सब्सटेंस में बदल सकते हैं फिजिकल या केमिकल मेथड्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, अब आपके जो मिक्सचर्स होते हैं वो मिक्सचर होमोजेनस भी होता है और हेट्रोजेनस भी होता है। यस सर। मिक्सचर जो है होमोजेनस भी होता है और हेट्रोजेनस भी होता है। ऐसे ही जो प्योर सब्सटेंसेस हैं, वो प्योर सब्सटेंसेस भी, जो प्योर सब्सटेंसेस है वो प्योर सब्सटेंसेस भी दो तरह के होते हैं। एक तो एलिमेंट्स होते हैं और दूसरे यस कंपाउंड्स होते हैं। एक तो एलिमेंट्स होते हैं, दूसरे कंपाउंड्स होते हैं। एलिमेंट्स भी प्योर सब्सटेंस है और कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स भी प्योर सब्सटेंस यस। होते हैं और कंपाउंड्स और भी, कंपाउंड ठीक है, प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंस होते हैं। अब कंपाउंड्स थोड़ी देर पहले ही आपने कहा था ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो यस सर। आ जाएगा। ठीक है, तो उसको अपन आगे चल के देखेंगे। ठीक है, ये आपका हुआ इतना बहुत ही बेसिक आइडिया हुआ अपना। तो इसी को अपन यस कल सर। आगे और कंटिन्यू करेंगे। अभी मेरा दूसरा क्लास था तो आगे अपन इसको यहीं स्टॉप करते हैं, आगे अपन कल इसको कंटिन्यू ओके करेंगे। सर। और क्लास जो है 7:30 ही टाइम रहेगा। अभी तक अपना 8:30 होता था ना, अब 7:30। यस सर। ठीक है, 7:30 to 8:30। ठीक है, ओके सर। तो इसको पूरा बहुत अच्छे से रिवाइज करके क्लास में आए ताकि आगे अपन को इसको समझने में और आसानी रहे। ठीक है, तो 7:30 to यस। रहेगा और उसी टाइम पे ही अपन डेली करेंगे। इन केस इफ देयर विल बी एनी चेंज सो आई विल लेट यू नो। ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, फाइन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर।